किसी ने क्या खूब कहा है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपने अपनी हार मान ली है या जीत के लिए ठान लिया है। फ्रेंड्स, जब आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं, स्पेशली यूजीसी नेट जेआरएफ की जब आप तैयारी करते हैं, तो आपको बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि ये पेपर तो बहुत मुश्किल है, यूजीसी पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछ लेती है, नहीं हो पाएगा क्वालिफाई। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपको पीछे खींचना चाहेंगे, लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास रखते हुए उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देना है। पूरी मेहनत लगन से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आप अपने प्रति ईमानदार रहते हुए पूरी शिद्दत, मेहनत और लगन से अपनी तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेस दिलाने से नहीं रोक सकती। तो फ्रेंड्स, उन नेगेटिव बातों की तरफ ध्यान न देते हुए आप लगातार मेहनत करते हुए अपने प्रति ईमानदार रहते हुए अपनी तैयारी करें। डेफिनेटली एक ना एक दिन आप हर एक ऊंचाई को छू लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए हम आज का अपना अध्ययन करते हैं कि अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप कौन कौन सा है और इससे विकसित होने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपभ्रंश का आधा चैप्टर पूरा कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। अब हम आगे पढ़ते हैं। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसे हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, SPB के मैम। तो ये है शोरसेनी, पैशाची, ब्राचड़, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। ये अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप है और ये इससे विकसित होने वाली भाषाएं हैं। फ्रेंड्स, इन सबको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना 100% होती है और यूजीसी यहाँ से हर बार जरूर प्रश्न पूछती है। तो हमें देखना है कि शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषाएं कौन सी हैं या कौन सी नहीं हैं। तो 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ लेंगे। तो हमें ये याद होना चाहिए कि शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। यह प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है कि गुजराती भाषा अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है। तो हमें याद रखना है शोरसेनी। या राजस्थानी पूछ लें, पश्चिमी हिंदी पूछ लें कि इनका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो हमें याद रखना है शोरसेनी अपभ्रंश। फिर है पैशाची अपभ्रंश से विकसित हुई है पंजाबी और लहंदा। ब्राचड़ अपभ्रंश से विकसित हुई है सिंधी भाषा। खस अपभ्रंश से विकसित हुई है पहाड़ी। महाराष्ट्री से विकसित हुई है मराठी। अर्धमागधी से विकसित हुई है पूर्वी हिंदी और मागधी से विकसित हुई है बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया। तो फ्रेंड्स, हमें ये प्रश्न दोनों तरफ से याद रखना है। किसी तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाए, हमारे प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स, एक जैसा कि मैंने आपको कहा कि जिसके भी अन्य नाम होते हैं वो हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं। पेपर में ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो हमें पैशाची का देखना है कि पैशाची का अन्य नाम है केकई और ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आया हुआ प्रश्न है। तो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि पैशाची का नाम है केकई। फिर आता है खस। खस का अन्य नाम है दरद। फिर हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है शोरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से। तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुई है। ऑप्शंस में देखिए यूं पूछ लिया जाएगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है शोरसेनी अपभ्रंश के पूर्वी रूप से या शोरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से या मध्यवर्ती रूप से। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुई है। फिर तत्सम शब्द हैं अपभ्रंश और अपभ्रष्ट, ये तत्सम शब्द हैं। और अवहट, अवहंस, अवभ्रंश ये तद्भव शब्द हैं। ये हमें अच्छे से याद रखने हैं। अपभ्रंश भाषा का उदय कब से हुआ, इस संबंध में 3 मत हैं।
उदयनारायण तिवारी ने अपने ग्रंथ हिंदी भाषा का उद्गम और विकास में अपभ्रंश भाषा का उदय माना है 700 ईस्वी से। तो प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास ये ग्रंथ किसका है? तो हमें याद रखना है उदयनारायण तिवारी का है। या यूं भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश भाषा का उदय उदयनारायण तिवारी ने कब से माना है? तो हमें याद रखना है 700 ईस्वी से माना है। फिर नामवर सिंह का आता है कि नामवर सिंह ने अपभ्रंश भाषा का उदय माना है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान अपने इस ग्रंथ में माना है 700 ईस्वी से। और भोलानाथ तिवारी ने माना है अपभ्रंश का उदय 500 ईस्वी से। तो फ्रेंड्स ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, प्रश्न किसी तरह से भी घुमा के पूछा जा सकता है। फिर है अपभ्रंश को विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा। फ्रेंड्स ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, यहां से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो अपभ्रंश को गुलेरी ने कहा है पुरानी हिंदी। तो प्रश्न यूं पूछा जाएगा कि अपभ्रंश को गुलेरी ने क्या नाम दिया? तो हमें याद रखना है पुरानी हिंदी। या यूं भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो हमें याद रखना है गुलेरी ने। अपभ्रंश को भरतमुनि ने कहा अशुद्ध भाषा या विभ्रष्ट भाषा। जॉर्ज ग्रेयर्सन ने कहा वर्नाक्यूलर हिंदवी या देश भाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा प्राकृत भाषा या प्राकृत भाष हिंदी। फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कोई भी कथन आता है या कोई भी चीज आती है तो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये प्रश्न पेपर में पूछा भी गया है कि शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो हमें याद रखना है प्राकृत भाष हिंदी कहा है। राहुल साकृत्यायन ने अपभ्रंश को कहा है पुरानी हिंदी। हरदेव बाहरी ने कहा है पश्चिमी प्राकृत। फिर है अपभ्रंश का प्रामाणिक प्रयोग हुआ है पतंजलि के महाभाष्य में। तो यहाँ पर भी 2-3 प्रश्न बनते हैं। एक तो ये पूछ लिया जाए कि महाभाष्य किसने लिखा? तो हमें याद रखना है पतंजलि ने। या फिर यूं प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश का प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि ने किस ग्रंथ में किया? तो महाभाष्य में किया। या फिर यूं भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश का प्रामाणिक प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो महाभाष्य में मिलता है। पतंजलि ने माना अपभ्रंश को अपशब्द, यानी कि पतंजलि ने अपभ्रंश और अपशब्द दोनों को एक समान माना है। अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया चंड ने। चंड का समय है 6ठी शताब्दी और इनका ग्रंथ था प्राकृत लक्षण। तो चंड ने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया था और ये माना है डॉक्टर उदयनारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी ने माना है। फिर ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन आता है, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो एक कथन अगर पूछ लिया जाए तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विद्वानों द्वारा अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त शब्द, दंडी ने अपभ्रंश के लिए शब्द प्रयोग किया है आभीरों की भाषा या आभीर। भरतमुनि ने कहा है आभीरोक्ति। वाग्भट और हेमचंद्र ने कहा है ग्राम भाषा। तो अपभ्रंश को किस विद्वान ने क्या कहा है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। रुद्रट ने काव्यालंकार में उल्लेख किया है 6 भाषाओं का, उनमें शामिल है अपभ्रंश। तो अगर यूं पूछ लिया जाए कि काव्यालंकार ग्रंथ किसका है, तो हमें याद रखना है रुद्रट का ग्रंथ है। और इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 6 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें अपभ्रंश भी शामिल है। फिर अपभ्रंश को देश भाषा माना, किस किस विद्वान ने माना है? ग्रियर्सन, वुलनर, पिशेल, चटर्जी और भंडारकर ने। तो ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। प्रश्न यहां से पूछा भी जा चुका है एक बार कि अपभ्रंश को देश भाषा किसने कहा? तो ग्रियर्सन, वुलनर, पिशेल, चटर्जी और भंडारकर। फ्रेंड्स ये सारे मुश्किल नाम है, याद रखने भी मुश्किल हो जाते हैं, तो इनको एक ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, जो ये होगी कि ग्रियर्सन ने वूल जैसे
वूल होती है जो हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, वूल से बनती है, तो वो वूल लगाएंगे हम। कि ग्रियर्सन ने वूल को पीस कर चटनी बना दी और उसके भंडार भर दिए। इस तरह से, इस ट्रिक से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि अपभ्रंश को देश, भाषा, इन सब विद्वानों ने माना है। विक्रमोर्वशीय ग्रंथ है महाकवि कालिदास का। तो महाकवि कालिदास का ग्रंथ कौन सा है अगर पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है विक्रमोर्वशीय है। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है। अपभ्रंश भाषा है वो उकार बहुला है। सर्वाधिक इसमें तद्भव शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य अगर पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है भविष्यत कहा है, और भविष्यत कहा है धनपाल की रचना है। और भविष्यत कहा का संपादन किसने किया? याकोबी ने किया। इसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। कलिकाल का वाल्मीकि अगर पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है नाभादास है। और अपभ्रंश का वाल्मीकि अगर पूछ लिया जाए तो स्वयंभू है। और अपभ्रंश का व्यास अगर पूछ लिया जाए तो वो भी स्वयंभू ही है। कलिकाल का वाल्मीकि तो नाभादास है, और अपभ्रंश का वाल्मीकि पूछ लिया जाए या व्यास पूछ लिया जाए, ये स्वयंभू को ही माना गया है। और स्वयंभू का समय है 8वीं शताब्दी। कलिकाल सर्वज्ञ अगर पूछ लिया जाए तो वह हेमचंद्र है। और प्राकृत के पाणिनि अगर पूछ लिया जाए तो वो भी हेमचंद्र हैं। और अगर हिंदी व्याकरण का पाणिनि पूछ लिया जाए तो वो कामता प्रसाद गुरु हैं। ये हमें याद रखना है। फिर आता है भ्याणी ने अपभ्रंश का कालिदास तो माना है स्वयंभू को, और अपभ्रंश का भवभूति माना है पुष्पदंत को। जो भ्याणी विद्वान हैं उन्होंने अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को माना है और अपभ्रंश का भवभूति माना है पुष्पदंत को, और हिंदी का भवभूति माना जाता है पुष्पदंत को। विभिन्न विद्वानों द्वारा अपभ्रंश के भेद, विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश के क्या क्या भेद किए हैं तो ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। याकोबी आते हैं, तगारे और नामवर सिंह, इन तीनों का हमें अच्छे से याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है। तो याकोबी ने अपभ्रंश के भेद माने हैं, 4 भेद माने हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। और याकोबी का जो ग्रंथ है वो है सनत कुमार चरिऊ। याकोबी ने सनत कुमार चरिऊ ग्रंथ में अपभ्रंश के 4 भेद माने हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। और इस ग्रंथ में उन्होंने अपभ्रंश के भेद पर प्रकाश डाला है। फिर आता है तगारे। तगारे ने अपभ्रंश के भेद माने हैं, 3 भेद माने हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। इन्होंने उत्तरी को नहीं माना है। तगारे ने अपभ्रंश के 3 भेद माने, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। और इनका ग्रंथ था हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश। तगारे ने अपने हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश ग्रंथ में अपभ्रंश के भेद माने हैं 3 भेद। और नामवर सिंह ने अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, इसमें माने हैं 2 भेद, पूर्वी और पश्चिमी। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं तो 2 भेद, पूर्वी और पश्चिमी। फिर है मार्कंडेय और नमी साधु। इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार याद रख लेते हैं। मार्कंडेय ने अपभ्रंश के भेद माने हैं 3 भेद, नागर, उपनागर और ब्राचड़। और नमी साधु ने अपभ्रंश के भेद माने हैं वो भी 3, उपनागर, आभीर और ग्राम्य। और जो नागर, उपनागर, ब्राचड़ हैं, इनको और क्या कहा जाता है? गुजरात की बोली। तो ये भी एक बार पेपर में प्रश्न आया हुआ है कि गुजरात की बोली किसे कहा जाता है, तो वो नागर को कहा जाता है। उपनागर भेद जो है वो है राजस्थान की बोली, और ब्राचड़ जो भेद है यह सिंध की बोली। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान की बोली का अन्य नाम पूछें तो उपनागर हो जाएगा। इस तरह से हमें दोनों तरफ से इस प्रश्न को याद रखना है। अपभ्रंश की रचनाएं। अब हम अपभ्रंश की रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बनता है। तो हमें इनका एक एक शब्द बहुत अच्छे से याद रखना है। पहली रचना है पौमुचर्यु। पौमुचर्यु शंभु की रचना है और शंभु का समय है 8वीं शताब्दी।
तो अगर पौंगचुर्यु रचना का भी अगर समय पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है 8वीं शताब्दी। स्वयंभू का जन्म भी 8वीं शताब्दी माना जाता है। पौंगचुर्यु में 90 संधियां थी। कुल संधियां थी 90, जिनमें 83 की रचना की स्वयंभू ने और 7 की रचना की इनके पुत्र त्रिभुवन ने। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पौंगचुर्यु जो ग्रंथ है वो पूर्ण है या अधूरा। तो हमें याद रखना है कि ग्रंथ अधूरा था, क्योंकि जो रचनाकार स्वयंभू थे उन्होंने इस ग्रंथ को अधूरा छोड़ा था। बाद में इनके पुत्र त्रिभुवन ने 7 संधियां और जोड़ के इस ग्रंथ को पूरा किया था। तो अगर अधूरी रचनाओं में पूछ लिया जाए तो पौंगचुर्यु अधूरी रचना मानी जाएगी, जिसे इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। संधियां हैं 90 और कांड हैं इसमें 5। इन 5 कांडों के नाम भी हैं, वो मैं आगे की वीडियोज में आपको बताऊंगी। राम कथा का विशाल प्रबंध काव्य है ये। तो पौंगचुर्यु राम कथा है, इसमें राम की कथा कही गई है और राम कथा का विशाल प्रबंध काव्य है। तो अगर यूं पूछ लिया जाए कि पौंगचुर्यु किस प्रकार का काव्य है, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, किस तरह का है, तो हमें याद रखना है कि पौंगचुर्यु प्रबंध काव्य है और इसमें राम की कथा का वर्णन किया गया है। अधूरा था, पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। इसके आधार पर स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो हमें याद रखना है स्वयंभू को कहा जाता है। और अगर यूं पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को किस रचना के आधार पर माना जाता है, तो हमें याद रखना है पौंगचुर्यु के आधार पर इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि स्वयंभू थे। तो अगर यूं पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि कौन थे, तो हमें याद रखना है वो स्वयंभू ही थे, क्योंकि सबसे पहले अपभ्रंश भाषा में राम काव्य की रचना स्वयंभू ने ही की थी। राम, सीता, जनक को जैन धर्म में दीक्षा लेते दर्शाया गया है। तो अपभ्रंश का जो प्रथम प्रबंध काव्य है ये पौंगचुर्यु, इसमें राम, सीता और जनक है, इन तीनों को जैन धर्म में दीक्षा लेते हुए दिखाया गया है। फिर अपभ्रंश का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है महापुराण। ये विशाल प्रबंध काव्य है। पौंगचुर्यु भी प्रबंध काव्य और महापुराण भी प्रबंध काव्य है। महापुराण की रचना की है पुष्पदंत ने। पुष्पदंत का समय माना जाता है 10वीं शताब्दी। इसमें संधियां हैं 120 संधियां हैं। पौंगचुर्यु में संधियां थी 90, लेकिन महापुराण जो ग्रंथ है इसमें 120 संधियां हैं। इसके 2 भाग हैं। पहला भाग आदि पुराण, दूसरा भाग उत्तर पुराण है। तो महापुराण के कितने भाग हैं, तो हमें याद रखना है 2 भाग हैं और संधियां इसमें 120 हैं। फिर है पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ। क्योंकि पहला ग्रंथ तो अपभ्रंश का अगर पूछा जाए तो पौंगचुर्यु है, जिसमें 90 संधियां थी। लेकिन अगर अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ अगर पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है महापुराण है, जिसमें 120 संधियां हैं। महापुराण का अन्य नाम है 63 महापुरुष गुणालंकार, जिसमें जैन परंपरा के 63 महापुरुषों का चरित्र वर्णित किया गया है। 63 जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि 63 मतलब 63। तो इसमें 63 महापुरुषों का, जो कि जैन परंपरा के महापुरुष थे, उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है इसे। फिर है महापुराण के 2 भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। आदि पुराण में क्या है कि ऋषभदेव तथा उसके पुत्रों भरत का वर्णन है। तो अगर यूं पूछ लिया जाए कि ऋषभदेव और उसके पुत्र भरत का वर्णन किस ग्रंथ में है, तो हमें याद रखना है आदि पुराण में है। या अगर ऑप्शन में आदि पुराण ना दे के अगर महापुराण दे दिया जाए तो हमें याद रखना है कि ये महापुराण के ही 2 भाग थे। तो ऋषभदेव तथा उसके पुत्र भरत का वर्णन आदि पुराण में किया गया है। उत्तर पुराण में है शेष तीर्थंकरों तथा अन्य महापुरुषों का चरित्र वर्णित किया गया है। और दूसरा इसमें राम कथा व कृष्ण कथा भी है। तो शेष तीर्थंकर जो थे उनका और अन्य जो महापुरुष थे उनका चरित्र वर्णित किया गया है उत्तर पुराण में। राम कथा और कृष्ण कथा भी उत्तर पुराण में ही आती है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, ये उदयनारायण तिवारी का ग्रंथ है, ये हमें याद रखना है।
अपभ्रंश को स्वर्णकाल कहा हरप्रसाद शास्त्री ने। अपभ्रंश को स्वर्णकाल किसने कहा, ये पूछा जाए तो हमें याद रखना है हरप्रसाद शास्त्री ने कहा था। 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा हरदेव बाहरी ने। तो ये 2 प्रश्न 2 तरह से बन जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से इनका भेद याद रखते हुए कि किस में क्या कहा गया है, हमें बहुत अच्छे से इसको याद रखना है कि अपभ्रंश का स्वर्णकाल अगर पूछ लिया जाए तो हरप्रसाद शास्त्री ने कहा है, और 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्णकाल वो किसने कहा, हरदेव बाहरी ने कहा। क्योंकि इस समय के दौरान अपभ्रंश की विशेष उन्नति हुई थी। जो 7वीं से 11वीं शताब्दी तक का समय है, इसमें अपभ्रंश की विशेष उन्नति हुई थी, इसीलिए इसे अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। तो नाट्यशास्त्र ग्रंथ पूछ लिया जाए तो भरत मुनि का है। भरत मुनि का समय अगर पूछ लिया जाए तो 2री शताब्दी है। कई बार प्रश्न में इन ग्रंथों के नाम दे दिए जाते हैं और फिर क्रम से लगाना पूछ लिया जाता है, तो हमें ये याद रखना है कि नाट्यशास्त्र अगर पूछ लिया जाए तो ये 2री शताब्दी का ग्रंथ है जो भरत मुनि द्वारा लिखा गया है, और इस ग्रंथ में अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। फिर है अपभ्रंश के लिए आभिरोक्ति शब्द का प्रयोग किया भरत मुनि ने। अगर यूं पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश के लिए आभिरोक्ति शब्द का प्रयोग भरत मुनि ने किस ग्रंथ में किया है, तो हमें ये याद रखना है कि नाट्यशास्त्र में किया है। संस्कृत अलंकारवादियों में अपभ्रंश का प्रथम उल्लेख किया है भामह ने। अगर संस्कृत अलंकारवादियों का पूछ लिया जाए तो ये हमें याद रखना है कि संस्कृत अलंकारवादियों में अपभ्रंश का प्रथम उल्लेख भामह ने किया, जो 6ठी शताब्दी के हैं, और भामह अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। ऐसे चरित काव्य जिनमें अपभ्रंश की चरयु काव्य परंपरा के दर्शन होते हैं। चरयु काव्य परंपरा वो होती है जिसमें किसी भी महापुरुष के जीवन चरित का वर्णन किया जाए, वो चरयु काव्य परंपरा होती है, और हिंदी में उसे चरित काव्य बोल दिया जाता है, जिसमें किसी के चरित्र का वर्णन किया जाए। तो ये ऐसे चरित काव्य हैं जिनमें अपभ्रंश की चरयु काव्य परंपरा के दर्शन होते हैं, क्योंकि पहले अपभ्रंश भाषा आती है फिर हिंदी आती है। तो अपभ्रंश भाषा में पहले चरयु काव्य लिखे जाते थे, उनका अनुकरण करके ही हिंदी में चरित काव्य लिखने की परंपरा चली। तो आरंभ में जो चरित काव्य लिखे गए थे वो रामचरितमानस हैं, वीर सिंह देव चरित और सुदामा चरित। रामचरितमानस है जिसमें राम के चरित का वर्णन किया गया है, ये है तुलसीदास की रचना है। वीर सिंह देव चरित केशवदास द्वारा रचित है, और सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। तो हमें इनके जन्म भी याद होने चाहिए कि तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में, और रामचरितमानस का समय अगर पूछ लिया जाए तो 1574 ईस्वी आता है। फिर है अपभ्रंश को विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा। तो जैसा कि हमने पहले भी अध्ययन किया था, अभी भी एक बार इसको देख लेते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा गुलेरी ने, अशुद्ध भाषा या देशी भाषा कहा भरत मुनि ने, वर्नाक्यूलर हिंदवी या देश भाषा कहा ग्रियर्सन ने, प्राकृत भाषा कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आभीरों की भाषा कहा दंडी ने। अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 500 से 600 ईस्वी के आसपास लौकिक प्राकृत से विकसित होने वाली भाषा अगर पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है अपभ्रंश थी। अपभ्रंश के अन्य नाम औहंस, ग्रामीण भाषा, देशी भाषा, आभीरी, आभीरोक्ति है। तो ये अपभ्रंश के अन्य नाम है जो हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग अगर पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है पतंजलि ने महाभाष्य में किया। अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण अगर पूछ लिया जाए तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के 32वें अध्याय में हुआ है, यह हमें याद रखना है। इसमें अपभ्रंश को कहा गया है विभ्रष्ट भाषा, यानी भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में इसके 32वें अध्याय में अपभ्रंश को विभ्रष्ट भाषा कहा है। इस तरह से भी प्रश्न बना के पूछा जा सकता है, तो हमें ये दोनों तरफ से प्रश्न याद होने चाहिए। अपभ्रंश नाम सर्वप्रथम वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, यह माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
तो अगर ये पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश का नाम सर्वप्रथम वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में किसने माना है, तो हमें याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अपभ्रंश साहित्य का सर्वप्रथम संकलन किसने किया, तो वो हमें याद रखना है रिचर्ड पिशेल ने किया। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, यहाँ से हमें बहुत अच्छे से इसको याद रखना है कि अपभ्रंश साहित्य का सर्वप्रथम संकलन किसने किया, रिचर्ड पिशेल ने किया। अपभ्रंश को अणा भाषा कहा किसने, किशोरी दास वाजपेयी ने। ये प्रश्न भी पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार पेपरों में रिपीट होता है, हमें बहुत अच्छे से इसको याद रखना है कि अपभ्रंश को अणा भाषा कहा किशोरीदास वाजपेयी ने। वैसे तो अपभ्रंश के 2 से लेकर 27 तक भेद किए जाते हैं, परंतु सामान्यतः प्राचीन 5 प्राकृतों से 5 अपभ्रंशों का विकास माना जाता है। धीरेन्द्र वर्मा ने यह माना कि प्रत्येक प्राकृत की अपनी एक अपभ्रंश होगी। इस दृष्टि से वे अपभ्रंश की 5 स्थितियां स्वीकार करते हैं। यानी कि वैसे तो अपभ्रंश के 2 से लेकर 27 तक बहुत भेद किए जाते हैं, लेकिन सामान्यतः 5 जो प्राकृत थी उनसे 5 अपभ्रंशों का ही विकास माना जाता है। धीरेन्द्र वर्मा ने यह माना है कि प्रत्येक प्राकृत जो है उसकी अपनी एक अपभ्रंश होगी। इस दृष्टि से धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश की 5 स्थितियां स्वीकार करती हैं। वो हैं, धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार ये 5 प्राकृत हैं और इनसे विकसित हैं 5 अपभ्रंश। तो 5 प्राकृत जैसे कि हमने ट्रिक से याद किया था, SP मैम हो जाएगा। तो शोरसेनी प्राकृत से निकली है शोरसेनी अपभ्रंश। पैशाची प्राकृत से धीरेन्द्र वर्मा ने माना पैशाची अपभ्रंश। मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश। महाराष्ट्री प्राकृत से महाराष्ट्री अपभ्रंश। तो अगर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार पूछ लिया जाए तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। अपभ्रंश को पश्चिमी प्राकृत माना हरदेव बाहरी ने। अपभ्रंश को पश्चिमी प्राकृत किसने माना, तो हमें याद रखना है हरदेव बाहरी ने। या यूं भी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश को हरदेव बाहरी ने क्या माना है, 4 ऑप्शन देके पूछ लिया जाएगा, तो हमें याद रखना है कि पश्चिमी प्राकृत माना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपभ्रंश का हम इतना ही अध्ययन करते हैं। आगे हम अध्ययन करेंगे अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेरी अगली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।